हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं एक नया चैनल यूट्यूब के प्लेटफॉर्म पे लेके आया हूँ जिसका नाम है @डॉक्टर बायोटेक्स। हम इस चैनल पे बायोलॉजी सब्जेक्ट पढ़ेंगे और बायोलॉजी क्लास 11th एंड क्लास 12 दोनों भी कंप्लीट करेंगे सिर्फ 1 ईयर में। ये अपना आज से एक साल का चैलेंज है। एक साल में हम 11th 12th दोनों भी पढ़ेंगे और उसके साथ में हम और क्या करने वाले हैं और क्या देना चाहता हूँ मैं आपको वो भी देखेंगे। ठीक है, मैं जो भी पढ़ाऊँगा वो नीट के बेसिस पे होगा। लेकिन जो महाराष्ट्र के स्टूडेंट है जो CAT देना चाहते हैं वो भी मेरे नोट्स को फॉलो कर सकते हैं, मेरे लेक्चर्स को देख सकते हैं और उसके लिए उनको भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। ठीक है, मेरे चैनल का नाम है @डॉक्टर बायोटेक्स। आइए देखते हैं एक साल के बायोलॉजी के चैलेंज में हम और क्या क्या आपको दे सकते हैं। फर्स्ट है शॉर्ट लेक्चर्स, क्योंकि बच्चों जैसे आप लोगों का एग्ज़ाम नज़दीक आता है आप लोगों के पास समय कम होता है कि इतने चीज़ों को रिवाइज करना, क्योंकि एक एक चैप्टर्स के अगर देखेंगे आप तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा हो जाते हैं, 10 15 20 ऐसे ऐसे इतने वीडियो हो जाते हैं सिर्फ एक एक चैप्टर्स के। उस टाइम पे समय इतना कम होता है आप लोगों के पास कि आप रिवाइज कैसे कर पाएँ। अगर आपको कुछ डाउट रहा, कुछ भूल गए तो आप कौन से पॉइंट को वापस से रिकवर करना चाहेंगे वीडियो देख के। तो आपके पास समय कम होने के नाते आप इतने सारे वीडियो को तो देख नहीं सकते। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा आपको कि जैसे कि एक चैप्टर्स के आपके पास 10 या 15 वीडियो बन चुके हैं तो मैं आपको वो चैप्टर सिर्फ एक वीडियो में 1-2 घंटे में कंप्लीट करके दूंगा, ताकि आपके जो भी डाउट्स रहे, जो भी आपके पास डाउट्स रहे वो आपको एक ही लेक्चर में सॉल्व हो जाए और आपका समय भी बच जाए। ठीक है, नेक्स्ट है आपको शॉर्ट नोट्स, क्योंकि आपको पता है कि आप लोगों को शॉर्ट नोट्स कितना पसंद है। आप लोग खुद चाहते हैं कि हम कितना शॉर्ट नोट्स बनाएं ताकि हमारा जब एग्ज़ाम का टाइम नज़दीक आए तो हम उसे एक बार देखें और हमारा काम आसान हो जाना चाहिए, हमारे पास जो भी टाइम है उसकी बचत हो जानी चाहिए। नेक्स्ट है NCERT रीडिंग। जो भी नीट के बच्चे हैं उनको पता है कि बायोलॉजी 360 मार्क्स के आते हैं नीट में, और 360 मार्क्स एक दो क्वेश्चन अगर टेक्स्ट बुक्स के बाहर जाता है वो बात अलग है, लेकिन जितने भी क्वेश्चन है वो लाइन टू लाइन वर्ड टू वर्ड बाय NCERT बुक से आता है। तो NCERT रीडिंग करना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। तो मैं क्या करूँगा बच्चों कि मेरे जो भी लेक्चर्स हैं वो एक एक दिन छोड़ के आएंगे। जैसे आज मैंने जो भी पढ़ाया आपको उसका NCERT रीडिंग मैं आपको कल दूंगा, फिर वो नया लेक्चर, फिर उसका NCERT रीडिंग नेक्स्ट डे आपको मिलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे हम वीकली टेस्ट। वीकली टेस्ट बहुत ज़रूरी है बच्चों। मैं आपको वीकली टेस्ट में जितने भी अपने लेक्चर्स लगेंगे आपको MCQ फॉर्म में आपको टेस्ट दूंगा। वो टेस्ट आपको घर पे बैठ के देना है, कुर्सी पे बैठ के देना है, चेयर पे बैठ के देना है, बेड पे तो बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, दरवाज़ा बंद कर दीजिए, एक कमरे में बैठिए और ऐसे टेस्ट दीजिए आप जैसे कि आप नीट के उस 3 घंटे में उस इन्वायरमेंट में बैठे हैं। क्योंकि बच्चों क्या होता है कि ऐसे बहुत सारे बच्चे होते हैं जो साल भर बहुत मेहनत करते हैं, बहुत पढ़ाई करते हैं, लेकिन जब वो नीट के 3 घंटे में बैठते हैं तो वो कुछ चीज़ें क्या हो जाती है, भूल जाती है उन्हें, है ना। ऑटोमेटिक वो अपने उनके दिमाग से सब निकल जाता है। ऐसे क्यों होता है बच्चों? क्योंकि वो बच्चे पूरे साल भर वैसे इन्वायरमेंट में कभी बैठे ही नहीं होते, उनको वैसे इन्वायरमेंट की कभी आदत ही नहीं होती है। तो आप लोगों को ऐसा नहीं करना है, आप लोगों को अभी से वैसे इन्वायरमेंट की हैबिट बनानी है, वैसे इन्वायरमेंट की आदत बनानी है, वैसे इन्वायरमेंट का जो आपका माइंड का टेम्परामेंट है वो अभी से आपको उसको क्रिएट करना है, ताकि उस टाइम पे जब आप बैठे तब आपको कोई भी तकलीफ ना हो। ठीक है बच्चों, तो आज से हम चालू करेंगे अपना लेक्चर्स। मेरे चैनल्स को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल आइकन पे क्लिक कीजिए ताकि जो भी मेरे लेक्चर्स हैं, वीडियोज़ हैं, वो आप तक पहले पहुँच जाए। ठीक है, आज से हम चालू करते हैं पहला लेक्चर जिसका नाम होगा सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। अपने भगवान, अपने इष्ट देव का नाम लेके चालू करते हैं। और बच्चों आपको कोई भी मोटिवेशन की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आप अपने मम्मी या पापा को देखिए, वो आपके लिए कितना मेहनत करते हैं, वो आपको पढ़ाने के लिए कितना मेहनत करते हैं। तो आप उनको देखिए, खुद मोटिवेट हो जाएंगे। ठीक है, और ये जो आपका एज है, इस एज में गलत लाइन में जाना, गलत चीज़ों पे जाना, ये सब चीज़ें, बहुत ऐसी चीज़ें आएंगी आपके इस टाइम पे जो आपका मन भटकाना, आपको एक गलत रास्ते पे लेके जाना, बहुत कुछ होगा। लेकिन आपने अगर एक साल का चैलेंज लिया है, आपने अगर वो दिमाग में ठाना है कि मुझे नीट देना है, मुझे डॉक्टर बनना है, तो आपको ये सब चीज़ों से दूर होना पड़ेगा। ठीक है, तो हम चालू करते हैं फर्स्ट चैप्टर जिसका नाम है सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। चलो बच्चों, आज हम पहला चैप्टर स्टार्ट करते हैं। आपको बस मेरे साथ जुड़े रहना है, मेरे नोट्स को फॉलो करना है और डेली पढ़ाई करनी है। ठीक है, तो फर्स्ट चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे सेल द यूनिट ऑफ लाइफ, द यूनिट ऑफ लाइफ। ठीक है, अब
क्वेश्चन ये बनता है बच्चों कि सेल क्या होता है, व्हाट इज सेल, व्हाट इज सेल। तो सेल का डेफिनेशन क्या होता है कि सेल इज द फंडामेंटल, सेल इज द फंडामेंटल स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, यूनिट ऑफ लाइफ, यूनिट ऑफ लाइफ of all living organisms, all living organisms। ठीक है, समझा बच्चों आपको कि फर्स्ट हमें ये पता देखना है कि अगर हम सेल चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं तो सेल मतलब क्या, व्हाट इज सेल। पहले हम तो डेफिनेशन पढ़ते हैं, फिर मैं आपको बताऊंगा कि सेल क्या होता है। कि डेफिनेशन हमने क्या पढ़ा कि सेल इज द फंडामेंटल स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, जैसे कि आप बुक में देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि बुक में लिखा है कि नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स और लिविंग ऑर्गेनिजम्स दोनों को डिफ्रेंशिएट कैसे करें, ऐसे क्वेश्चन पूछा है ना। एनसीईआरटी की बुक देखेंगे तो आपको पता चलेगा। तो मैं आपको बताता हूँ कि दोनों को डिफ्रेंशिएट कैसे करते हैं, सेल्स क्या होता है, सेल्स की डिस्कवरी किसने की, ये सब हम धीरे धीरे पढ़ेंगे। ठीक है, आपने बेसिक स्कूल में ये तो पढ़ा होगा कि बहुत सारे सेल मिल के क्या बनाते हैं, टिश्यू। क्या बनाते हैं, टिश्यू। बहुत सारे टिश्यू मिल के क्या बनाते हैं, ऑर्गन। और बहुत सारे ऑर्गन्स मिल के क्या बनाते हैं, क्या बनाते हैं बच्चों, ऑर्गन सिस्टम। क्या बनाते हैं, ऑर्गन सिस्टम। ये तो आपको पता होगा, स्कूल्स में पढ़ा होगा कि सेल, बहुत सारे सेल हैं, बहुत सारे सेल्स मिलके टिश्यू बनते हैं, और टिश्यू, बहुत सारे टिश्यू मिलके ऑर्गन बनाते हैं, और बहुत सारे ऑर्गन मिलके ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं। जबकि सेल्स की बात करें, सेल्स टिश्यू बना रहे हैं, टिश्यू बहुत सारे होते हैं। प्लांट में देखेंगे आप टिश्यू पाया जाएगा, एनिमल्स सेल में देखेंगे तो टिश्यू मिलेगा आपको, और वो टिश्यू मिलके क्या बनाता है, ऑर्गन। वो टिश्यू मिलके क्या बनाता है, ऑर्गन। ऑर्गन जैसे एनिमल्स में देखेंगे हम, ह्यूमंस में तो हार्ट हो गया, है ना। एग्जाम्पल लिखे ऑर्गन्स का तो क्या हो गया, हार्ट हो गया, और क्या हो जाएगा, किडनी हो गया, और क्या हो गया, लीवर हो गया, है ना, एक्सेट्रा। तो ये सब क्या एग्जाम्पल किसके, ऑर्गन के। ठीक है, अब ऐसे बहुत सारे ऑर्गन्स हैं, वो मिलके क्या बनाते हैं, ऑर्गन सिस्टम। ये क्या होता है बच्चों, ऑर्गन सिस्टम क्या होता है वो हम देखते हैं। जैसे कि हम बात करें, एक एग्जांपल ले लेते हैं, चलो एक एग्जांपल ले लेते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम। क्या लिया हमने, डाइजेस्टिव सिस्टम। अब ये डाइजेस्टिव सिस्टम क्या होता है बच्चों, देखो कि डाइजेस्टिव सिस्टम का मतलब क्या है कि जो हमने खाना खाया माउथ से खाना गया ईसोफेगस में, ईसोफेगस से गया स्टमक में, स्टमक से गया इंटेस्टाइन में, इंटेस्टाइन से गया लार्ज इंटेस्टाइन, है ना, लार्ज इंटेस्टाइन से गया एनस के थ्रू, वो क्या हो गया, फूड बाहर निकल गया। ठीक है, ये तो एक पाथवे हो गया फूड का, जो कि माउथ से शुरू होता है और एनस में ख़त्म होता है। इसके बीच में जो अपने खाने होते हैं वो क्या होता है, स्टमक में, इंटेस्टाइन में डाइजेशन होता है। क्या होता है, डाइजेशन होता है ना। तो जैसे कि वो स्टमक में गया तो स्टमक क्या करेगा, बहुत सारे जूस या फिर बहुत सारे एंजाइम्स रिलीज करेगा। फिर वहाँ से पैनक्रियास कुछ एंजाइम्स भेजता है, लीवर कुछ एंजाइम्स भेजता है, लार्ज इंटेस्टाइन से कुछ आता है। तो ऐसे बहुत सारे ऑर्गन्स मिल के क्या करें, उस खाने का डाइजेशन करें। क्या करें, खाने का डाइजेशन करें। तो जैसे कि फिर ऐसे बहुत सारे जो ऑर्गन्स हो गए वो मिलके क्या करते हैं, डाइजेशन कर रहे हैं। तो वो सब ऑर्गन्स मिलके एक सिस्टम को बना रहे, है ना, एक सिस्टम को परफॉर्म कर रहे। समझ में आया। जैसे कि डाइजेस्टिव सिस्टम में हमने एग्जांपल लिख लिया स्टमक, दूसरा लिख लिया पैनक्रियास, तीसरा लिख लिया लीवर, एक्सेट्रा। समझ में आया। क्योंकि ये जो ऑर्गन्स हैं, ये एक इनका जो फिजियोलॉजी है ना, इनका जो फिजियोलॉजी रोल्स है वो एक दूसरे से सिमिलर है ना। कि इसके जो एंजाइम्स है वो भी उस खाने को पचा रहे, इसके जो एंजाइम्स है वो भी उस खाने को डाइजेस्ट कर रहे, इसके जो एंजाइम्स है वो भी उस खाने को डाइजेस्ट कर रहे। मतलब क्या हुआ कि इन ऑर्गन्स के बीच में कुछ न कुछ फिजियोलॉजी रिलेशन होना चाहिए बच्चों, है ना। इन ऑर्गन्स के बीच में कुछ न कुछ फिजियोलॉजी रिलेशन होना चाहिए, तब जाके वो एक सिस्टम को परफॉर्म कर पाएंगे। हम अगर एग्जाम्पल लें लंग्स का और हार्ट का, क्या ये दोनों मिलकर एक सिस्टम परफॉर्म कर रहे, नहीं,
क्योंकि इन दोनों के बीच में कोई फिजियोलॉजी रिलेशन है ही नहीं। जो लंग्स है वो अलग काम कर रहा है रेस्पिरेशंस का, है ना, जो हार्ट है वो अलग काम कर रहा है सर्कुलेशन का, है ना। तो इन दोनों का जो फिजियोलॉजी रिलेशन है वो तो है ही नहीं, तो ये दोनों मिलके एक सिस्टम को परफॉर्म नहीं कर सकते, ठीक है। तो बहुत सारे सेल्स मिलके टिश्यू बना रहे, टिश्यू मिलके ऑर्गन्स बनाते हैं, ऑर्गन मिलके ऑर्गन सिस्टम, है ना। जैसे कि हमने एग्जांपल लिया डाइजेस्टिव सिस्टम, मैंने आपको ये भी बताया कि वो सिस्टम कैसे बन रहा है, राइट। अब हम ये देखते हैं कि सेल की डिस्कवरी किसने की। तो फर्स्ट साइंटिस्ट का नाम है बच्चों रॉबर्ट हुक। क्या नाम है? रॉबर्ट हुक। 1665 में, है ना। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है आपके लिए, लेकिन फिर भी आपको पता होना चाहिए कि रॉबर्ट हुक 1665 में, कि रॉबर्ट हुक के टाइम पे बच्चों कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप्स का इन्वेंशन हुआ नहीं था, है ना। तभी उस टाइम पे कंपाउंड थे, कुछ लाइट माइक्रोस्कोप्स थे जिनकी जो कैपेसिटी थी वो कुछ नैनोमीटर ही वो जूम कर पाते थे। तो उस टाइम पे इन्होंने एक पेड़ था, समझे। अब ये जो पेड़ है इसका जो आउटर पार्ट है ये तना स्टेम, है ना, स्टेम का जो बाहर वाला पार्ट है उस बाहर वाले पार्ट से एक सेल लिया, तो हम इसे प्लांट सेल बोलेंगे, क्योंकि कहाँ से लिया? प्लांट से लिया। कहाँ से लिया? प्लांट से, ठीक है। कहाँ से लिया? प्लांट से। समझ में आया? जब इस सेल को साइंटिस्ट ने माइक्रोस्कोप में देखा, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप नहीं, याद रखना बच्चों, माइक्रोस्कोप में देखा, तो ये जो सेल है उसे कुछ ऐसे दिखाई दिया। कैसे दिखाई दिया? ऐसे, बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर, है ना। हम बोल सकते हैं बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर, या फिर हम बोल सकते हैं मधुमक्खी का छत्ता। तो आपको समझ में आया बच्चों कि ये जो रॉबर्ट हुक है वो जो प्लांट है, प्लांट का बाहर वाला जो पार्ट्स है उस सेल्स को माइक्रोस्कोप से देखा। जब उसको माइक्रोस्कोप से देखा तो उसको कुछ ऐसे मधुमक्खी के छत्ते या फिर बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर दिखाई दिया, है ना। तो उसमें ऐसे बहुत सारे खाली जगह थे, तो उस खाली जगह को इंग्लिश में अगर हम नाम दे तो कैविटी, है ना, खाली स्पेस। और उस टाइम पे कैविटी को, खाली जगह को क्या बोला जाता था? सेल। क्या बोला जाता था? सेल, ठीक है। तो यहां से सेल्स की डिस्कवरी हुई। सेल्स का पहला टर्म यानी जो नाम है सेल्स का उसको किसने दिया? रॉबर्ट हुक ने। और ये जो प्लांट सेल्स था वो सेल्स का नाम क्या था? कॉर्क सेल। क्या नाम था? कॉर्क सेल, ठीक है। तो रॉबर्ट हुक ने प्लांट के आउटर पार्ट जहां पे कॉर्क सेल था, उस कॉर्क सेल्स को माइक्रोस्कोप में देखा तो उसको कुछ मधुमक्खी के छत्ते की तरह दिखाई दिया, या फिर बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर दिखाई दिया। उसमें बहुत सारी कैविटीज थी, उस कैविटीज को सेल नाम दिया। क्या नाम दिया? सेल। तो सेल्स फर्स्ट टाइम डिस्क्राइब किसने किया? रॉबर्ट हुक ने। लेकिन वो कैसा था? डेड था। कैसा था बच्चों? डेड था। और उसमें प्रोटोप्लाज्म एब्सेंट थे। प्रोटोप्लाज्म एब्सेंट थे। प्रोटोप्लाज्म एब्सेंट थे। अब ये प्रोटोप्लाज्म क्या होता है? ध्यान से देखना, न्यूक्लियस प्लस साइटोप्लाज्म। न्यूक्लियस प्लस साइटोप्लाज्म। न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म को अगर हम कंबाइन किए तो हम क्या बोलेंगे? प्रोटोप्लाज्म, ठीक है। वो सेल डेड था, उस सेल्स में प्रोटोप्लाज्म एब्सेंट था, और वो कौन से सेल से डिस्कवर किया? कॉर्क सेल। कहां पे? प्लांट में, माइक्रोस्कोप में। कौन से सन में? 1665 में। इतना समझ में आ गया बच्चों? चलो अब आगे बढ़ते हैं। आगे हम देखेंगे कि डेड सेल फर्स्ट टाइम डिस्क्राइब तो रॉबर्ट हुक ने किया प्लांट से। अब हम ये देखेंगे कि लिविंग सेल्स फर्स्ट टाइम किसने डिस्क्राइब किया, राइट। उसके पहले मैं आपको कुछ एक वर्ड बता देता हूं जो आपको पता होना चाहिए। प्रोटोप्लास्ट, जैसे कि हमने पढ़ा प्रोटोप्लाज्म, इसमें क्या था? सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन प्लस न्यूक्लियस प्लस साइटोप्लाज्म। इनको अगर हम मिलाते हैं तो हम क्या बोलेंगे? प्रोटोप्लास्ट। मतलब इसमें जो सेल वॉल था वो क्या था? एब्सेंट था। क्या है? एब्सेंट। तो प्रोटोप्लास्ट में सेल वॉल एब्सेंट होता है। उस प्रोटोप्लास्ट में सेल मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस और सेल
साइटोप्लाज्म आते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट साइंटिस्ट है बच्चों जिसका नाम था एंटोन लुवेनहुक। एंटोन लुवेनहुक, एंटोन लुवेनहुक। ठीक है, ये जो साइंटिस्ट है बच्चों इन्होंने फर्स्ट टाइम लिविंग सेल की डिस्कवरी, फर्स्ट टाइम डिस्कवरी ऑफ लिविंग सेल, फर्स्ट टाइम डिस्कवरी ऑफ लिविंग सेल कहां से किया बच्चों? बैक्टीरिया से। कहां से? बैक्टीरिया से। ठीक है, कहां से? बैक्टीरिया से। ये आपको पता चला। नेक्स्ट साइंटिस्ट है बच्चों रॉबर्ट ब्राउन। क्या नाम है साइंटिस्ट का? रॉबर्ट ब्राउन, जिन्होंने फर्स्ट टाइम डिस्कवरी किया किसका? न्यूक्लियस का। कहां से? ऑर्किड प्लांट, है ना, एक प्लांट है ऑर्किड प्लांट, फ्लावर होता है, तो उस प्लांट से न्यूक्लियस का डिस्कवरी किया। लेकिन डिस्कवरी कैसे हो पाई न्यूक्लियस की? बिकॉज ऑफ द इन्वेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, समझा? फर्स्ट टाइम डेड सेल किसने दिया? रॉबर्ट हुक ने। फर्स्ट टाइम लिविंग सेल किसने दिया? एंटोन लुवेनहुक ने। फर्स्ट टाइम न्यूक्लियस की डिस्कवरी किसने की? रॉबर्ट ब्राउन ने। कहां से? ऑर्किड प्लांट से। कब? जब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का इन्वेंशन हुआ तब। ठीक है, इतना समझ में आ गया आपको? अब आगे चलते हैं। अब आगे हम देखते हैं, आपके एनसीईआरटी बुक में कुछ लिखा है इन एनिमेट, एनिमेट क्या होता है वो देखते हैं। लेकिन उसके पहले हम इसमें पता करते हैं कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स या फिर लिविंग थिंग्स, लिविंग ऑर्गेनिजम्स या नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म या फिर नॉन लिविंग थिंग्स, है ना, आप यही देख लो, लिविंग और नॉन लिविंग, है ना। आपके एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में लिखा है कि लिविंग थिंग्स, नॉन लिविंग थिंग्स को डिस्क्राइब कैसे करें, हम इन दोनों में डिफ्रेंशिएट कैसे करें, है ना। तो देखिए, लिविंग थिंग्स आप क्या बोल सकते हो? एनिमल, प्लांट, ये जो सेल्स है ना, ये सब क्या है? लिविंग्स है। अब बैक्टीरिया डाल लो। नॉन लिविंग थिंग्स में क्या आ जाएगा? चेयर, टेबल, एक्सेट्रा। ठीक है, इन दोनों को डिफरेंशिएट करना है बच्चों। कितना इजी है, अब तो आपको समझ में आ गया होगा, है ना, कि इन दोनों को डिफरेंशिएट हम कैसे कर सकते हैं? सेल से। कैसे? सेल से, समझा? क्योंकि लिविंग थिंग्स में एक ऐसा चीज प्रेजेंट होता है जिसकी वजह से इनमें ग्रोथ होती है, इनमें सेलुलर एक्टिविटी होती है, इनमें रेस्पिरेशन होता है, एक्सक्रीशन होता है, इनमें सर्कुलेशन होता है, इनमें एक्सचेंज ऑफ गैसेस होते हैं, इनमें मेटाबॉलिज्म होता है। क्या वो नॉन लिविंग थिंग्स में होता है? नहीं। समझ में आ गया? तो लिविंग थिंग्स, नॉन लिविंग थिंग्स को डिफरेंशिएट कौन कर रहा है? सेल। कौन कर रहा है? सेल। इसके लिए हमने डेफिनेशन आपको बताया कि सेल इज द फंडामेंटल स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। किसका? ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है सबका फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ कौन है? सेल्स। अब समझा उस डेफिनेशन का मतलब? क्योंकि ये जो सेल है इन दोनों को डिफरेंशिएट करता है, क्योंकि जितने भी लिविंग थिंग्स है वो सब किससे बने हैं? कंपोज्ड ऑफ सेल से। किससे? कंपोज्ड ऑफ सेल। किससे? कंपोज्ड ऑफ सेल। ठीक है, अब आपके बुक में एक वर्ड दिया होगा इन एनिमेट या फिर एनिमेट, है ना। तो एनिमेट का मतलब हो गया लिविंग और इन एनिमेट का मतलब हो गया नॉन लिविंग। एनसीईआरटी खोलोगे तो आपको ये वर्ड्स देखने को मिलेगा और इस वर्ड्स का मतलब क्या है वो मैंने आपको बता दिया। समझ में आ गया? तो अभी तक हमने क्या पढ़ा बच्चों कि फर्स्ट टाइम डेड सेल किसने डिस्कवर किया है? रॉबर्ट हुक ने 1665 में, राइट। सेकेंड, लिविंग सेल्स का फर्स्ट टाइम डिस्कवरी किसने किया? एंटोन लुवेनहुक ने। थर्ड, न्यूक्लियस की डिस्कवरी किसने की? रॉबर्ट ब्राउन ने। फोर्थ, लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स में डिफरेंशिएट कैसे कर सकते हैं? सेल से। इसके लिए सेल्स का डेफिनेशन हमने क्या दिया वो बताया मैंने। लिविंग्स को हम एनिमेट भी बोलेंगे, नॉन लिविंग्स को हम
इनएनिमेट भी बोलेंगे। समझ में आ गया बच्चों? ठीक है, चलो अभी आगे देखते हैं कि मैंने आपको बताया कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो कंपोज्ड ऑफ सेल से बने होते हैं, तो उसमें कुछ हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, वो देखते हैं। ठीक है, चलो मैं हट जाता हूँ। नोट्स एक बार आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो और इस नोट्स को अच्छे से लिख सकते हो। आपको कुछ भी डाउट रहा आप कमेंट कर सकते हैं बच्चों, मैं आपको कमेंट्स पे रिप्लाई देते रहूँगा। नेक्स्ट मैंने क्या बताया कि ऑल लिविंग organisms made up of composed of cell। कैसे बने? composed of cell। ठीक है, इसमें कुछ डिफरेंशिएट करते हैं बच्चों कि composed of cells यानी बहुत सेल्स से मिलके, है ना, सेल से मिले। तो सेल दो टाइप्स के होते हैं, एक होते हैं यूनिसेलुलर और दूसरे होते हैं मल्टी सेलुलर, है ना। तो यूनि का मतलब होता है वन, यूनि का मतलब हो गया वन, सेलुलर का मतलब होता है सेल्स, मल्टी का मतलब होता है बहुत सारे, मैनी, बहुत सारे या फिर मैनी। ठीक है, जैसे कि एक ये सिंगल सेल हो गया, ये क्या हो गया? यूनिसेलुलर। मल्टी सेलुलर में क्या होगा? बहुत सारे सेल होंगे, बहुत सारे सेल होंगे। मल्टी सेलुलर में क्या होगा? बहुत सारे सेल होंगे। यूनिसेलुलर के एग्जांपल्स क्या लिख सकते हो बच्चों? अमीबा, यूग्लिना, पैरामीशियम, ये सब क्या है? ये सब क्या है? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। मल्टी सेलुलर में प्लांट्स, एनिमल, है ना, एक्सेट्रा, ये सब क्या है? मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। समझ में आ गया कि कंपोज्ड ऑफ सेल्स, सेल्स दो टाइप्स के हो गए, यूनिसेलुलर, मल्टी सेलुलर। यूनिसेलुलर में सिर्फ एक सिंगल सेल से वो ऑर्गेनिज्म बना होगा, लाइक अमीबा, उसमें सिर्फ सिंगल सेल होगा। मल्टी सेलुलर में जो ऑर्गेनिजम्स होंगे वो बहुत सारे सेल से बने होंगे। ठीक है, तो यूनिसेलुलर में आप एक वर्ड दिखेंगे कि यूनिसेलुलर भी इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस शो करता है, इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस शो करता है। वो कैसे बच्चों? इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस शो करना मतलब, इसका मतलब यह है कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स भी क्या कर सकते हैं? रेस्पिरेशन कर सकते हैं, एक्सक्रीशन कर सकते हैं, सर्कुलेशन कर सकते हैं, रिप्रोडक्शन कर सकते हैं। अब आपको समझ में आया कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स भी इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस शो कर सकते हैं, बिकॉज एक सेल से बने तो क्या हो गया? वो एक सेल में भी रिप्रोडक्शंस, रेस्पिरेशंस, एक्सक्रीशन, सर्कुलेशंस, डाइजेशन, ये सब चीजें भी वो कर सकते हैं। अगर कोई यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स इतना सब कुछ कर रहा है जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स भी कर रहे हैं, तो क्या वो इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस शो नहीं करेगा? करेगा बच्चों। ठीक है, नेक्स्ट आपके एनसीईआरटी बुक में एक लाइन लिखा है, एनीथिंग less than one cell, anything less than one cell does not ensure independent existence। क्या हो गया मतलब? हाँ बच्चों, इसका मतलब क्या हो गया कि कोई एक सेल से कम कुछ भी हो, एक सेल से कम कुछ भी हो, वो कभी भी इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस शो नहीं कर सकता। मतलब क्या हो गया बच्चों कि पहली बात तो इस वर्ल्ड में कि एक सेल या फिर बहुत सारे सेल यही एग्जिस्टेंस कर सकते हैं। अगर आप बोलो कि आधा सेल होगा या फिर 1.5 सेल होगा, तो ऐसा कुछ भी इस वर्ल्ड में एग्जिस्ट करता ही नहीं है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि सेल या तो कंप्लीट होगा, सिर्फ क्या होगा? कंप्लीट। सेल 1.5 नहीं होगा, सेल हाफ नहीं होगा, तो सेल क्या होगा? कंप्लीट। तो एनीथिंग लेस देन वन कंप्लीट सेल्स डज नॉट इंश्योर इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस। अगर इस वर्ल्ड में सेल्स को, ऑर्गेनिजम्स को इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस शो करना है तो वो कंप्लीट सेल होना चाहिए,
वो कंप्लीट सेल से बना होना चाहिए। कोई भी हाफ सेल या 1.5 सेल इस वर्ल्ड में एग्जिस्ट करता नहीं, तो उनका जो इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस होगा वो भी शो नहीं होगा। तो इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस कौन शो करेगा? जो कंप्लीट होगा, राइट। तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स भी इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस शो करते हैं और मल्टी सेलुलर तो करते हैं, ठीक है। हमने यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर का क्या देख लिया? एग्जांपल्स, ठीक है। अब बच्चों कुछ वर्ड है जो आपको पता होना चाहिए, जैसे कि साइटोलॉजी। साइटोलॉजी का मतलब क्या होता है? स्टडी ऑफ सेल, उसके स्ट्रक्चर एंड उसके फंक्शन, ठीक है। तो स्टडी ऑफ सेल, उसके स्ट्रक्चर, उसके फंक्शन, उसको स्टडी करना कॉल्ड साइटोलॉजी। सेकेंड वर्ड है बच्चों सेल बायोलॉजी। सेल बायोलॉजी, इसका मतलब क्या हो गया कि ये जो पूरा सेंटेंस है उसमें सिर्फ ऐड करना है क्या? जेनेटिक्स। क्या ऐड करना है? जेनेटिक्स। मतलब द स्टडी ऑफ सेल, उसके स्ट्रक्चर, उसके फंक्शन को क्या बोलेंगे? साइटोलॉजी। बट उसी के साथ हमने ऐड कर दिया जेनेटिक्स, तो उसे हम क्या बोलेंगे? सेल बायोलॉजी। इसका मतलब क्या हो गया कि स्टडी ऑफ सेल, उसके स्ट्रक्चर, उसके फंक्शन और साथ में जेनेटिक्स, इस सब की पढ़ाई को हम क्या बोलेंगे? सेल बायोलॉजी। क्या बोलेंगे बच्चों? सेल बायोलॉजी, ठीक है। तो अभी तक हमने देखा कि फर्स्ट टाइम डेड सेल डिस्कवरी किसने किया, फर्स्ट टाइम लिविंग सेल किसने किया, फर्स्ट टाइम न्यूक्लियस किसने किया, और यूनिसेलुलर मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं, साइटोलॉजी, सेल बायोलॉजी क्या होता है, सेल का डेफिनेशन क्या होता है, लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स में डिफ्रेंशिएट कैसे कर सकते हैं, अभी तक हमने यहाँ तक पढ़ाई की है। आपको कुछ भी डाउट रहे, आपको लेक्चर कैसे लगा वो भी कमेंट करना। आपको कुछ भी डाउट रहे आप कमेंट में कीजिए, मैं आपको रिप्लाई करूंगा। और बच्चों कि छोटे छोटे ऐसे एक एक टॉपिक्स करने के शॉर्ट वीडियोस हैं जो कि मैं डेली ऐसे भेजते रहता हूँ, तो वो भी आप देखिए, उसको भी शेयर कीजिए, लेक्चर्स को भी शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इंस्टाग्राम पे भी मैं हूँ, सिर्फ @ हटा देना है, डॉक्टर बायोटेक्स लिखना है, आपको इंस्टाग्राम पे मैं मिल जाऊँगा और आपको मेरे चैनल पे वहाँ पे भी फॉलो करना है, ठीक है। वहाँ पे भी मैं ऐसे शॉर्ट वीडियो डालते रहता हूँ, कुछ नई नई चीज़ें आपको सीखने का मौका मिलेगा। जैसे कि यहाँ पे मैं आपको डिटेल में बता रहा हूँ, वही चीज़ मैं आपको कुछ 30 सेकेंड या 1 मिनट के अंदर देता हूं ताकि आपको फटक से रिकॉल हो सके, ठीक है। चलो अभी तक यहां तक समझ में आ गया बच्चों। अब नेक्स्ट हम देखेंगे सेल थियरी क्या होता है, ठीक है। नेक्स्ट हम क्या देखेंगे? सेल थियरी। जो नोट्स है बच्चों सब अच्छे से बनाते जाओ, मैं एकदम कंसाइज करके नोट्स दे रहा हूं आपको ताकि आपको मदद मिले, ठीक है। चलो नेक्स्ट हम क्या पढ़ेंगे? सेल थियरी। सॉरी, ठीक है। तो सेल थियरी फर्स्ट टाइम किसने दिया था? 2 साइंटिस्ट, जिसका नाम है फर्स्ट मैथियास स्केलेडन। कितने में दिया था बच्चों? 1838 में। कितने में दिया था? 1838 में। ये जो मैथियास स्केलेडन है ये क्या था? जर्मन बोटेनिस्ट, जर्मन बोटेनिस्ट थे, ठीक है। बोटेनिस्ट का मतलब क्या होता है बच्चों? बोटेनिस्ट का मतलब वो पौधों के शोधकर्ता थे, पौधों के बारे में उन्हें बहुत सारी नॉलेज हुआ करती थी, वो पौधों के बारे में पढ़ाई की है। तो जो मैथियास स्केलेडन है 1838 में जर्मन बोटेनिस्ट था। इन्होंने क्या किया बच्चों? एग्जामिन किया डिफरेंट काइंड ऑफ प्लांट, है ना। बहुत सारे जो भी प्लांट्स थे, बहुत सारे प्लांट पे इन्होंने एग्जामिन किया और क्या देखा कि जो प्लांट हैं वो बने होते हैं कंपोज्ड ऑफ सेल एंड टिश्यू। समझ में आ गया बच्चों? क्योंकि आपको पता है कि अगर उसमें बहुत सारे सेल हैं तो सेल मिलकर क्या बनाएंगे? टिश्यू। तो स्केलेडन ने क्या बताया कि बहुत सारे प्लांट
पे स्टडी किया पहली बात तो, और उसने एग्जामिन क्या किया कि जो भी प्लांट सेल्स है वो बहुत सारे सेल से बने और वो सेल्स मिलके क्या बना गए, टिश्यू, तो बहुत सारे टिश्यू से बने। ठीक है, नेक्स्ट है, नेक्स्ट साइंटिस्ट आते हैं स्वॉन। ये कौन से सन में आए, 1 साल बाद ही आए बच्चों। ठीक है, नए एनसीईआरटी में चेंज किया है, पहले ब्रिटिश था, अभी क्या कर दिया है, जर्मन। तो ये क्या थे, जर्मन जूलॉजी, जूलॉजिस्ट लिखो वो अच्छा है। ठीक है, ये क्या थे, जर्मन जूलॉजिस्ट। अब जूलॉजिस्ट का मतलब क्या है कि स्टडी ऑफ एनिमल्स, राइट, क्या करना है, स्टडी ऑफ एनिमल्स। ठीक है, स्टडी ऑफ एनिमल्स। अब ये साइंटिस्ट आए तो इन्होंने क्या बताया, इन्होंने भी क्या किया, स्टडी किया, किस पे स्टडी किया बच्चों, डिफरेंट काइंड ऑफ एनिमल्स, डिफरेंट काइंड ऑफ एनिमल सेल्स, है ना, एनिमल सेल्स पे इन्होंने क्या किया, स्टडी किया। तो इन्होंने क्या बताया कि जो एनिमल सेल्स है उसकी जो आउटर लाइन होती है या फिर हम बोलेंगे आउटर लेयर होती है, वो कैसी थी, थीन थी। कैसी थी, थीन, जिसको हम आज के टाइम पे क्या बोलते हैं बच्चों, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। क्या बोलते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इतना समझा आपको कि ये जूलॉजिस्ट है, तो ये बहुत सारे एनिमल सेल्स पे स्टडी की और उन्होंने बताया कि जो एनिमल सेल है उसका जो आउटर लेयर होता है वो थिन होता है, जिसे हम क्या बोलेंगे, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, और इन्होंने क्या बताया कि आउटर सेल वॉल आर यूनिक कैरेक्टर ऑफ प्लांट। और क्या बताया इन्होंने कि जो प्लांट का आउटर लेयर है यानी आउटर सेल वॉल है वो एक यूनिक कैरेक्टर को शो करता है। समझ में आ गया। एक तो बताया कि जो एनिमल सेल्स है उसके बाहर प्लाज्मा मेम्ब्रेन यानी थिन लेयर होती है। दूसरा क्या बताया कि जो प्लांट पे सेल वॉल होता है वो उसके एक यूनिक कैरेक्टर को शो करता है। ठीक है, तो इसके बेस पे इसकी एक हाइपोथेसिस थी। ये हाइपोथेसिस देखिए क्या था, हाइपोथेसिस मतलब इनकी एक थियरी थी स्वॉन की। इन्होंने बोला कि ऑल बॉडीज ऑफ प्लांट एंड एनिमल आर मेड अप ऑफ composed of cell and its प्रोडक्ट। तो इनकी हाइपोथेसिस क्या थी कि चाहे जितने भी प्लांट्स है जितने भी एनिमल्स है वो किससे बने होते हैं, या तो कंपोज्ड ऑफ सेल या फिर उसके प्रोडक्ट से। ठीक है, तो ये हो गया सेल थियरी। बट एक इनका ड्रॉबैक था। क्या ड्रॉबैक था बच्चों कि इन्होंने क्या नहीं बताया, इन्होंने ये तो बता दिया कि प्लांट कंपोज्ड ऑफ सेल टिश्यू से बने। इन्होंने ये बता दिया कि जो एनिमल सेल्स है उसकी बाहर की लेयर थिन होती है जिसे हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलते हैं। इन्होंने ये बता दिया कि प्लांट का जो सेल वॉल है वो एक यूनिक कैरेक्टर को शो करता है। इन्होंने ये बता दिया कि जितनी भी बॉडीज है एनिमल और प्लांट की वो कंपोज्ड ऑफ सेल और उसके प्रोडक्ट से बना है। लेकिन इन्होंने ये नहीं बताया कि जो न्यू सेल है, न्यू सेल are organized where मतलब कि जो नए सेल्स है वो आ कहाँ से गए, वो बन कहाँ से गए। तो वो ये सेल थ्योरी का एक ड्रॉबैक हो गया जो इन दोनों साइंटिस्टों ने नहीं बताया कि नया सेल आता कहाँ से। ठीक है, तो अब एक नए साइंटिस्ट आ गए जिनका नाम था रॉबर्ट फर्स्ट टाइम सेल्स की डिस्कवरी की है। डेड सेल था, याद है ना बच्चों, जिनका नाम था रुडोल्फ वर्चो। कभी आए थे 1855 में। कभी आए थे 1855 में। इन्होंने एक वर्ड दिया
एक वर्ड दिया, वो वर्ड क्या था बच्चों, देखो ध्यान से, वर्ड क्या था, ओमनिस सेलुले ई सेलुले। समझ में आ गया, उन्होंने एक वर्ड दिया ओमनिस सेलुले ई सेलुले। ये एक कैसा वर्ड था बच्चों, लैटिन वर्ड था। कैसा वर्ड था, लैटिन वर्ड था। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है कि जो न्यू सेल है, न्यू सेल अराइजेस फ्रॉम ओल्ड सेल या फिर प्री एग्जिस्टिंग सेल। ठीक है, जैसे कि ये इनके पुराने सेल हो गए, ये हो गया ओल्ड सेल या फिर प्री एग्जिस्टिंग सेल। इनमें क्या हो जाएगा बच्चों, डिवीजन, और इनके डिवीजन से न्यू सेल आएंगे, इनके डिवीजन से न्यू सेल बन के आएंगे। समझ में आ गया। सेल थ्योरी का ड्रॉबैक क्या था कि नए सेल आते कहां से, ये इन्होंने नहीं बताया। फिर उसके बाद 1855 में एक नए साइंटिस्ट आते हैं जिनका नाम है रुडोल्फ वर्च्यो। उन्होंने बताया ओमनिस सेलुले ई सेलुले। ये एक लैटिन वर्ड था, इसका मतलब होता है कि जो नया सेल है वो अपने पुराने सेल या फिर प्री एग्जिस्टिंग सेल से आया है। ठीक है, जैसे कि ये जो इनका पुराना सेल है, इनके डिवीजन से नए सेल बन के आते हैं। ठीक है, तो बच्चों इसका मतलब क्या हो गया कि मॉडिफिकेशन और फाइनल शेप और सेल थियरी, मॉडिफिकेशन या फिर फाइनल शेप ऑफ सेल थियरी किसने दिया, रुडोल्फ वर्च्यो ने दिया। किसने दिया, रुडोल्फ वर्च्यो ने दिया। ठीक है, रुडोल्फ वर्च्यो ने ये तो बता दिया कि नया सेल आते कहां से। रुडोल्फ वर्च्यो के मॉडिफिकेशन में ये भी था कि जितने भी प्लांट्स और एनिमल सेल्स हैं वो कंपोज्ड ऑफ सेल्स और उसके प्रोडक्ट से बने होते हैं, राइट। और जो नए सेल्स है वो प्री एग्जिस्टिंग सेल से आते हैं या फिर उनके ओल्ड सेल के डिवीजन से आते हैं। ठीक है, तो फाइनली सेल थ्योरी का मॉडिफिकेशन या फिर सेल थ्योरी का फाइनल शेप किसने दिया, रुडोल्फ वर्च्यो ने। याद रखना बच्चों। ठीक है, तो सेल थ्योरी का ड्रॉबैक था और उसको सॉल्व करने के लिए एक नया साइंटिस्ट आया जिसका नाम था रुडोल्फ वर्च्यो 1855 में, जिन्होंने बता दिया कि नया सेल आता कहां से, जो कि स्वान और स्क्लेडन ये बता ही नहीं पाए। ठीक है, इतना समझ में आया बच्चों। मेरा लेक्चर आपको कैसा लगा, समझ में आया कि नहीं आया, जरा कमेंट करके बताइएगा। और जो कुछ भी डाउट हुआ वो कमेंट में लिख के बताइए। मैं खुद आपको पर्सनली सॉल्व करूंगा क्योंकि मैं अकेले ही सब हैंडल कर रहा हूं। ठीक है, तो मैं थोड़ा सा साइड हो जाता हूं, आप मेरे नोट्स को लिख लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट मार के नोट्स बनाइए। नोट्स बनाना कंपलसरी है, मैं कंसाइज करके नोट्स दे रहा हूं, शॉर्ट टू शॉर्ट, और आपको अच्छे से समझाने की कोशिश कर रहा हूं। आपको समझ में आ गए कि नहीं आ गए आप कमेंट में बता दीजिए। ठीक है, देखिए इतना हो गया, चलो आगे चलते हैं। हमने सेल थ्योरी का ड्रॉबैक देख लिया, ये भी देख लिया कि सेल थ्योरी को मॉडिफिकेशन और फाइनल शेप किसने दिया, है ना। अब इसका एक्सेप्शन एक है बेटा, इसका एक्सेप्शन क्या है, इसका एक्सेप्शन है क्या, वायरस। क्या, वायरस, क्योंकि वायरस लिविंग भी होता है और नॉन लिविंग भी होता है, दोनों में पाया जाता है। वायरस में प्रोटोप्लाज्म एब्सेंट होता है, प्रोटोप्लाज्म एब्सेंट होता है। तो वायरस क्या है, एक एक्सेप्शन है सेल थ्योरी का, क्योंकि सेल थ्योरी में बताया गया कि जितने भी प्लांट्स है, जितने भी एनिमल्स है, वो कंपोज्ड ऑफ सेल्स और उसके प्रोडक्ट से बने होते हैं। तो उसका एक्सेप्शन निकल के आया वायरस, ये लिविंग भी है, नॉन लिविंग भी है, और इसमें प्रोटोप्लाज्म एब्सेंट होते हैं। तो ये भी ऐड कर लो। ठीक है, ठीक है,
जब ये सेल है, ये लिविंग है तो सेलुलर एक्टिविटी होगा, अगर नॉन लिविंग है तो नॉन सेलुलर एक्टिविटी भी होगा इसमें। तो लिख लो कि नॉन सेलुलर एक्टिविटी होता है, ठीक है, इतना लिख लो। ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही। आज हमारा फर्स्ट लेक्चर था, कैसा लगा आप बताइए, और आपको एक दिन बाद छोड़ के दूसरा लेक्चर मिल ही जाएगा। कल इसका एनसीईआरटी रीडिंग हम कर लेते हैं सेल थियरी तक, ठीक है। तो चलिए बच्चों, थैंक यू, बाय।